of the human heart and associated blood vessels. ठीक है, name the two blood vessels shown in the diagram that carry oxygenated blood. Oxygenated blood सबसे पहले कहां से आता है हमारे पास? पल्मोनरी वेन से आता है. इस सब कुछ छोड़े, डायग्राम को साइड पे रखें. आपको पता होना चाहिए पल्मोनरी वेन हमारे पास आ रही है लंग से हार्ट की तरफ, और उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. पल्मोनरी मींस स्पेशल. और उसके अलावा नंबर 2 हमारे पास आउटा है, जो आउटा यहां से सारा ब्लड जो है बॉडी को भेजता है, तो ऑब्वियसली उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. जब वो लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो वो आउटा से होते हुए बाहर जाएगा. तो आउटा और पल्मोनरी वेन वो दोनों हमारे पास यहाँ पे दो ब्लड वेसल्स हैं. ब्लड चैम्बर्स नहीं बोले यहाँ पे. ठीक है, पार्ट बी में क्या कहता है? ब्लड फ्लोज थ्रू अ वॉल्व व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट्स. ठीक है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो एक वॉल्व के द्वारा ब्लड फ्लो करता है वहां से. डायग्राम 1 जो है, ये डायग्राम जो है शोज दिस वॉल्व इन द ओपन एंड क्लोज पोजीशन. तो ये वॉल्व लेफ्ट में वॉल्व ओपन है और राइट में वॉल्व क्लोज है. तो ये कंप्लीटली वॉल्व ओपन है, उसका अपर्चर ओपन हो जाता है जब वॉल्व ओपन होता है. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपर्चर जो है, ये चीज यहाँ पे लिख लें बेशक, अपर्चर जो है वो ओपन कर जाता है. और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो अपर्चर जो है क्लोज कर जाता है. लेबल यूजिंग द लेटर एक्स ऑन द डायग्राम ऑफ द हार्ट द लोकेशन ऑफ दिस वॉल्व. अच्छा, अब काम की बात क्या है? ब्लड उस वक्त फ्लो करता है, अपर्चर उस वक्त ओपन होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है. तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ने फ्लो करना है आओर्टा की तरफ, आओर्टा की तरफ फ्लो करना है. तो यहां पे हमारे पास वॉल्व जो है वो हमारे पास आओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व होगा. आओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व होगा. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज योर आओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व. ठीक है, पार्ट 2 में अच्छा उसके बाद क्या कहता है? ये तो हमने कर लिया. अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल डेवलप अ मेडिकल कंडीशन दैट कॉजेस चेंजेस टू दिस वॉल्व. डायग्राम 2 shows the same heart valve in the open and closed position in a person with this condition. अच्छा, उसने क्या कहा है कि जो नीचे डायग्राम है इसमें आप देखें हार्ट वाल्व कंपेयर करें तो वाल्व ओपन है तो उसका अपर्चर वैसे काम हो जाता है, और वाल्व क्लोज है तो भी अपर्चर जो है वो तो ओपन रह जाता है. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस मेडिकल कंडीशन विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड when the left ventricle contracts and relaxes. अब ये जो वॉल्व है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान और आओर्टा के दरमियान हमारे पास मौजूद होता है. तो इसकी वजह से जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो किस तरह, उस पर क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा. अच्छा देखें, ये जो वॉल्व है इसका काम क्या है कि जब हार्ट पंप करेगा तो इसने सारा ब्लड का फ्लो अलाउ करना है. देखें, जब वॉल्व ओपन है तो अपर्चर जो है, अपर्चर या इसका जनरली हम कहते हैं ल्यूमन, किसी भी ब्लड वेसल का ल्यूमन जो है वो अच्छा है, वो अच्छा खासा है, उसमें से इजीली ब्लड फ्लो कर जाएगा. यहां पे देखें तो अपर्चर जो है वो पहले ही थोड़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ा ब्लड उसके अंदर से मूव कर पाएगा बाहर को. तो नंबर 1 चीज ये दैट यहां पे लिखा हुआ मैंने पहले ही, द ब्लड वॉन्ट कंप्लीटली मूव आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आउटर. व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ अपर्चर ऑफ द वॉल्व. अच्छा, अब इस मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं आओर्टिक स्टेनोसिस. रिमेंबर दिस थिंग, एमबीबीएस में आप लोग ये पढ़ते हैं सारे आके, आओर्टिक स्टेनोसिस. आओर्टिक स्टेनोसिस की जो वजह होती है वो पैदाइशी हार्ट का डिफेक्ट हो सकता है, कैल्शियम की बिल्डअप जो होता है वॉल्व के अंदर वो भी होता है, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो कैल्शियम डिपॉजिट कर देगा. तीसरी वजह और भी ढेर सारी, रिमेटिक फीवर हो सकता है, ओल्डर एज में ज्यादा देखने को मिलता है, किडनी डिजीज हो सकती है, और कोई आपको बस कोई सीरीज ऑफ यूटीआईज हो, आरटीआईज हो, कोई लंबे इन्फेक्शन चल रहे हो किसी भी चीज के, या खैर वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अच्छा, अब क्या है कि आओर्टिक स्टेनोसिस में इस कंडीशन का मैंने नाम बता दिया, आओर्टिक स्टेनोसिस, कि जो वॉल्व है वो ना तो सही से क्लोज हो पाएगा ना तो सही से ओपन हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आकर इन्फ्लेमेशन कॉज कर दिया किसी मिनरल ने, किसी ऐसी चीज ने जो उसका अपर्चर उसका आके काम कर देगा. इसको कहते हैं आउटिक स्टेनोसिस. ठीक है, अच्छा एक चीज के ब्लड कंप्लीटली मूव कर नहीं पाएगा. अब जब वॉल्व यहां पे देखें, वॉल्व क्लोज है तो वॉल्व कंप्लीटली क्लोज है, कंप्लीटली क्लोज है. इसके अंदर जब हार्ट ने रिलैक्स करना है, यहां पे जब हार्ट ने
हार्ट ने रिलैक्स करना है तो वॉल्व क्लोज हो जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई चीज नहीं बच पाएगी हमारे पास, ठीक है। अब जब उसने क्लोज कर दिया और फिर भी अपर्चर ओपन है, फिर भी ल्यूमन ओपन है, तो कुछ ब्लड जो है वो बैक फ्लो करेगा, वो वापस आएगा, जिसकी वजह से इंसान को इधर हार्ट में पेन हो सकती है, और उसकी वजह से फिर ढेर सारे मसले होते हैं। पहले वो लेफ्ट वेंट्रिकल में रहेगा, फिर आपके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद एमआई भी हो सकता है, और भी ढेर हमारे पास कार्डिक डिजीजेज हैं वो भी हो सकती हैं। तो कार्डिक डिजीजेस में जनरली वो हो सकती हैं जिसके अंदर आपके जो वॉल्व्स हैं, जैसे आयोटिक स्टेनोसिस के बाद हमारे पास दूसरा होता है कि थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, या और भी ढेर सारी वजूहात हैं, खैर वजूहात हैं, कॉजेज हैं, या किसी परफेरियल आर्टीरिया है हमारे पास, जो ब्लड वेसल है जो हमारे पास आर्म्स को और लेग्स को कर सकती है, उसको भी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी मसला आ सकता है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, र्यूमेटिक और हार्ट डिजीज होता है जिसमें हार्ट मसल को इटसेल्फ र्यूमेटिक फीवर से मसला पहुंच सकता है। खैर लंबी डिटेल में नहीं जाते, तो ढेर सारे मसाइल हैं। उससे मैंने क्या कह रहा था, सम ऑफ द ब्लड विल कम बैक, वापस आएगा, विल बैक फ्लो, यहाँ पे ज्यादा लिखे तो बेहतर है, विल बैक फ्लो बिकॉज द वॉल्व इज स्टिल ओपन डिस्पाइट रिलैक्सेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, रिलैक्स करना है उसने हर हाल में। तो आउटिक स्टेनोसिस इसकी है, इसका एक और है माइट्रल स्टेनोसिस, जो दूसरे वॉल्व्स का मसला हो सकता है। एनीवेज पार्ट 3 में वो क्या कहता है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस कंडीशन ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू एक्सरसाइज। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है वंस अगेन। तो अच्छा, अब क्या है, जो ब्लड है दैट इज ऑलरेडी नॉट प्रॉपरली मूविंग आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट ऑलरेडी सही से मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्टेनोसिस देखने को मिलती है यहाँ पे। अब ब्लड की जो एडिकेट अमाउंट है वो मूव नहीं कर पा रही, तो ब्लड में क्या है, बस आरबीसी है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि लेस ब्लड इज फ्लोइंग मींस दैट लेसर ऑक्सीजन इज फ्लोइंग आउट ऑफ द हार्ट। जब वो लेसर ब्लड जो है वो जाके किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएगा हमारे मसल के पास, तो उसके अंदर जो मसल को ऑक्सीजन चाहिए, तो उसने तो उसके लिए अडेप्ट नहीं करना, उसको तो उतनी ऑक्सीजन चाहिए उसको चाहिए, ऑक्सीजन थोड़ी है तो मसल ने एक्टिविटी करनी। जब वो बंदा एक्सरसाइज करेगा तो उसके मसल जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वहां पे एनारोबिक रिस्पायरेशन शुरू कर देंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, पाइरुविक एसिड बनता है, पाइरुविक एसिड या तो एथेनॉल बनता है या तो लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल के अंदर होती है, रिमेंबर दिस थिंग, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, दैट कॉजेस स्वेयर पेन इन हिज, दैट विल कॉज स्वेयर पेन, उसके मसल्स में पेन होगी उसको बहुत ज्यादा, एंड ही वॉन्ट बी एबल टू डू एक्सरसाइज फॉर टू लॉन्ग, and that's all because he has the diagnosis of aortic stenosis, उसके ब्लड सही से फ्लो कर ही नहीं पा रहा, तो ये उसको सारे मसाइल ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अगला सवाल इससे भी काफी इंटरेस्टिंग है, सबसे लेंथी है भी यही। पार्ट सी में वो क्या कहता है कि whenever the graft, सॉरी नहीं, it is possible for the valve to be replaced by surgery, तो वो कह रहे हैं कि हम हार्ट की सर्जरी कर सकते हैं और इस वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं। we can attach a graft here from any source, that may be human, that may be non-human. The human valve is removed from the patient, तो मरीज से human valve replace निकालेंगे and can be replaced with the valve containing tissue from another species. Another species ने पहले ही बता दिया, they can be human donor, they can be the same human donor, they can be siblings, they can be cousins, they can be any blood relative, they can be any general human, or it can even be a non-human from another species, तो उसको नहीं उसने क्लासिफाई किया कि ह्यूमन से लेना है किससे लेना है। This tissue is treated with a chemical to prevent rejection by the human body. Now this is a very important thing here. This tissue is treated with a chemical to prevent rejection by the human body. So there is some chemical that causes rejection in the human body. अब वो क्या है, there is something that causes rejection in the human body, not some chemical here. So just how the cells of the tissue are modified by chemical treatment, उनको chemical treatment करवाते क्यों है, and explain how। अच्छा उसने आगे इस तरह सवाल पूछा हुआ है कि हम इस तरह करके रिजेक्शन को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे होना क्या है। लेट्स सपोज ये आपका हार्ट है और ये आपका स्टेनोटिक वॉल्व है जहाँ पे मसला आया पड़ा है आपको। ठीक है, आपने इसको करना है यहां पर रिप्लेस विद अनदर वॉल्व। दिस वॉल्व मे बी फ्रॉम ह्यूमन और फ्रॉम नॉन ह्यूमन। ठीक है,
ह्यूमन के अंदर या तो ये आपकी बॉडी का अपना वॉल्व हो सकता है, जनरली होगा नहीं, ठीक है, या ये आपके ब्लड रिलेटिव्स का मोस्ट लाइकली होता है क्योंकि उनके साथ आपकी टिश्यू प्रोटीन्स मैच कर जाती हैं, या आपके नॉन ह्यूमंस में से कोई भी एनिमल स्पीशी हो सकती है, प्लांट से थोड़ी ना निकालना है उसने, ठीक है। अच्छा अब आपने, अच्छा ये जो ये हमने अलग करना है ह्यूमन से या नॉन ह्यूमन से, इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट, इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट। ये ग्राफ्ट आपने इंसर्ट करना है हार्ट के अंदर। अच्छा अब क्या है कि जितने भी टिश्यूज होते हैं, जितने भी ब्लड, अब ये ग्राफ्ट आपने निकाला है इसके अंदर ब्लड भी है, ठीक है, ब्लड में ढेर सारे सब्सटेंसेस होते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस जनरली उन चीजों को कहते हैं जो किसी भी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एंटीजेंस। तो जो एंटीजेंस हमारे पास वो ब्लड में भी हो सकते हैं, मसल में भी होते हैं, यहाँ पे जो वॉल्व है उसके अंदर भी हमारे पास एंटीजेंस हमको देखने को मिलेंगे। अब एंटीजेंस जो होते हैं, अगर तो ये रिसिपिएंट है तो इसको क्या लेना, होस्ट, दिस इज आवर होस्ट एंड दिस इज द डोनर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डोनर एंड द होस्ट। अगर तो डोनर और होस्ट दोनों के एंटीजेंस सेम है तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इजीली आप वहां पे उसके साथ चेंज कर सकते हो। अगर आप अपनी अपनी बॉडी से निकाले तो कोई टेंशन ही कोई नहीं है, अपने अपने बॉडी के अंदर एंटीजेंस पहले ही उस लिहाज से अडॉप्ट हो सकते हैं, टिश्यू प्रोटीन्स पहले ही ठीक है, टिश्यू प्रोटीन अलग चीज है, एंटीजेंस अलग चीज है। खैर आपकी बॉडी तो बेस्ट है, बॉडी से नहीं ले सकते तो ब्लड सिबलिंग से ले, उसमें भी और फैक्टर्स होते हैं लेकिन उनमें से एक फैक्टर है हमारे पास एंटीजन। ऑल ओके। अच्छा अब अगर तो एंटीजन सेम है तो कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, अगर तो एंटीजन सेम नहीं है तो सबसे पहले जो आपका जो होस्ट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि बाहर से कोई चीज आए, क्योंकि वो उसके साथ अडेप्ट ही नहीं करती, उसके साथ उसको पसंद ही कोई नहीं है, एंटीजन सेम नहीं है। ना सिर्फ उसको वो रिजेक्ट करेगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है हमारे पास, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ वहां पे और भी ढेरों मसाइल हो सकती हैं, वहां पे मिनरल डिपोजिशन हो सकती है, वहां पे और ढेरों मसले आ सकते हैं, वहां पे ब्लड इकट्ठा हो सकता है, वहां पे हमारे पास छोड़ें जो कुछ भी होता है, बहुत लंबी बात है कि उसमें ब्लड क्लॉट बन जाएगा, वहां पे वो दर्द होगी इंसान को, मतलब कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने केमिकल का क्या करना है। अच्छा अब क्या है कि एक तो आप ह्यूमन बॉडी से ले रहे थे उसमें तो एंटीजन सेम थे, इसको हटाएं 2 मिनट के लिए यहाँ बिल्कुल सीन से। अब हम ब्लड रिलेटिव्स की बात करते हैं जिनके पास एंटीजन डिफरेंट है, एंटीजन डिफरेंट हैं, ठीक है, या हम नॉन ह्यूमन में से एनिमल्स की बात करते हैं जिनके पास एंटीजन डिफरेंट है। अब डिफरेंट एंटीजेंस में क्या है कि ये हमारे पास था ना वॉल्व, ठीक है, अब इसके ऊपर एंटीजन 1 2 3 1 2 3 लगे हैं, ठीक है, इसको हम केमिकली ट्रीट कराएंगे ऐसी चीजों के साथ जिसकी वजह से इसके ऊपर से जो एंटीजेंस हैं ये खत्म हो जाएंगे, एंटीजेंस खत्म हो जाएंगे, एंटीजेंस रहेंगे नहीं, ब्लॉक हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। फिर इसको उठाकर हम रखेंगे इस होस्ट के अंदर तो इजीली वो उसके साथ अडेप्ट कर जाएगा, उसको अपने पास रख लेगा क्योंकि वहां पे कोई मसाइल करने वाली चीज है ही नहीं। सो दिस इज द होल थिंग हियर। अब यहां से पढ़ते हैं, व्हेन एवर द ग्राफ्ट इज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इट कैन बी अ ह्यूमन डोनर, इट कैन बी अ नॉन ह्यूमन डोनर, ग्राफ्ट रिजेक्शन इज द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन सबसे बड़ा मसला है। द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द डोनर टिश्यू, दे रहा है उसके जो टिश्यू के ऊपर उसके ब्लड के अंदर जो एंटीजेंस हैं, डोनर टिश्यू या डोनर टिश्यू को आप लिख सकते हैं ग्राफ्ट भी, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया था कि वो इन्फ्लेमेशन क्यों कॉज करेंगे, कि वहां पे एंटीबॉडीज आएंगी, वहां पे जंग होगी एक किस्म की जिस वजह से खून रेजी होगी, वहां पे आप आम अल्फाज में बात करें खून रेजी होगी। तो स्टिमुलेट खून रेजी क्यों होगी कि उन्होंने भी जो ब्लड है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो होस्ट बॉडी है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, उसने भी एंटीबॉडीज बना दी, उसने उसको एज अ फॉरेन एनिमी रिकॉग्नाइज कर लिया जो कि असल में तो उसके लिए बेनिफिशियल था, लेकिन चूंकि एंटीजन था, एंटीजन को उसने निकाल दिया फॉरेन एनिमी के बतौर रिकॉग्नाइज, ठीक है। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट कॉजिंग होस्ट इम्यून सेल्स WBCs टू फॉर्म इम्यून कम्प्लेक्सेस, इम्यून कम्प्लेक्स बनेंगे जो कि डोनर टिश्यू के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी कॉज करेंगे,
होस्ट बॉडी में जहां पे आप ग्राफ लगा रहे थे, लीडिंग टू द रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट, ग्राफ्ट हो जाएगा रिजेक्ट। इस सब का हल क्या है? हल ये है कि जो एंटीजन प्रेजेंट है डोनर के ग्राफ्ट के ऊपर, डोनर के टिश्यू के ऊपर, या तो उसको कोट करो, वॉश करो, रिमूव करो, एक ही बात है, यूजिंग केमिकल्स, जिसकी वजह से दे वुड बी कन्वर्टेड इनटू नॉन एंटीजेनिक, उसके ऊपर एंटीजन रहेंगे नहीं। उसके वजह से क्या होगा, जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इट वॉन्ट गेट बी ट्रिगर्ड, हेंस देयर विल बी नो लॉन्गर डोनर रिजेक्शन एंड देयर वुड बी कंप्लीट एक्सेप्टेंस। तो ये सबसे लेंथी चीज थी अब तक की, मैं ख्याल में 8-9 मिनट तो बात कर ली है, लेक्चर पूरा बना ले बंदा इसके ऊपर। खैर, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 हियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, बात करूं, मुझे ये सवाल समझने में खुद टाइम लग गया था, पता नहीं क्या कह रहा था। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ